बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 6, अवधान ध्यान। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 70। अध्याय 6, अवधान ध्यान। प्रायः साधारण बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन के क्रियाकलापों में ध्यान अथवा अवधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त शब्द ध्यान जहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द है, वहीं अवधान मनोवैज्ञानिक भाषा का शब्द है। सूचना देने से पूर्व उद्घोषकों द्वारा कृपया ध्यान दीजिए कहना सामान्य बात है। ये छात्रों के ध्यान किसी बिंदु विशेष अथवा प्रकरण विशेष की ओर आकर्षित करना सामान्य जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो निर्देशित करती हैं कि ध्यान या अवधान से तात्पर्य संबंधित व्यक्ति के द्वारा संवेदनाओं तथा मानसिक शक्तियों को किसी एक उद्दीपक अथवा किन्हीं उद्दीपकों पर प्रेषित करने से होता है। यदि हम कहें कि अमुक व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, ये गलत है। वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये सत्य है, परंतु वो कहीं न कहीं ध्यान दे रहा है। अवधान का संबंध जागरूकता से है। दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि अवधान प्रत्यक्ष को स्पष्टता प्रदान करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक उद्दीपन या किसी उद्दीपक समूह का चयन करके उन्हें व्यक्ति के प्रत्यक्ष चेतना में लाती है। अवधान की प्रमुख विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा उद्धृत की जा रही हैं। सामान्यतया किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन को एकाग्र कर उस क्रिया को संपन्न करने की क्रिया को अवधान कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसको किसी वस्तु पर अवधान केंद्रित करना कहते हैं। हम जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, अपना ध्यान पूर्णतः उसमें लगा देते हैं। अवधान की इस केंद्रभूत क्रिया को अधिगम का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मन के अनुसार किसी भी दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। According to मन, attention forms whatever angle we consider from the point of its affects cognitive process. रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। According to Ross, attention is the process of getting an object of the clearly बिफोर द माइंड। मैटलिन के अनुसार अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मैटलिन। डम्बेल के अनुसार अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना है। अकॉर्डिंग टू डम्बेल, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर अपॉन अनदर। पृष्ठ 71। According to Morgan, King and Robinson, attention is the term given to the processes that select certain inputs for inclusion in the focus of experience. परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवधान ग्रहण किया जाता है। व्यक्ति हर समय अवधान केंद्रित रहता है। जब हम कह सकते हैं कि अमुक छात्र अपना अवधान केंद्रित नहीं कर रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो अवधान केंद्रित तो कर रहा है, परंतु वो अध्यापक की बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। अवधान का विकास समस्या के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है और इसका विचार
प्रक्रिया की ओर विशेष एक अधिक रूप से सजग होने पर इसका महत्व है। अवधान में ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव पड़ता है। कई बार हम ये अनुभव करते हैं कि प्रत्येक छात्र में हम अलग अलग अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अवधान की स्थिति भी सदैव एक सी नहीं रहती है। कभी एक वस्तु पर अवधान केंद्रित होता है कि अवधान हटकर नवीन विषय वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। एक साथ कई वस्तुओं पर किया गया अवधान अस्थिर होता है। अवधान की विशेषताएं। अवधान नवीन वस्तुओं की ग्रहणशीलता में योगदायी होता है। अवधान किसी विशेष उद्दीपक पर अथवा किन्हीं विशेष उद्दीपकों पर व्यक्ति की एकाग्रता को केंद्रित कर उनमें स्पष्ट प्रत्यक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। अवधान की प्रकृति भी ऐसी है कि अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती रहती है। अवधान की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अवधान का चयन। हमारा अवधान एक समय में अनेक वस्तुओं पर नहीं जाता है, अपितु एक समय में एक ही वस्तु पर अवधान केंद्रित होता है। जिस वस्तु पर हमारा ध्यान अवधानित होता है उसका चयन अनेक वस्तुओं में से होता है। वो वस्तु हमारे लिए कोई न कोई विशेष रूप से प्रभावी होती है। परिणाम स्वरूप अध्यापक का ध्यान कक्षा में उन्हीं बालकों पर पड़ता है जो शरारती या अन्य किसी क्रियाकलाप में संलिप्त होते हैं। नंबर 2, गतिशीलता। अवधान की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो कभी भी एक वस्तु पर स्थायी हो ही नहीं सकती हैं। ध्यान एक विषय पर काफी देर तक नहीं टिक सकता है। इसका कारण अवपन तथा थकान हो सकता है। जब हम किसी विषय पर अवधानित होकर कार्य करते हैं और थक जाते हैं, तब हमारा अवधान वो विषय न होकर दूसरी ओर लग जाता है। अवधान एक वस्तु से हटकर दूसरी वस्तु पर लगना ही गतिशीलता कहलाती है। नंबर 3, सजीवता। अवधान चेतना के कारण संपन्न होता है, इसलिए ये सजीव होता है। अवधान के दौरान प्राणी का शारीरिक समायोजन होता है, अर्थात अवधान में ज्ञानेंद्रियों की एकाग्रता, शारीरिक मुद्रा तथा मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन आते हैं। हम जिन प्रक्रियाओं अथवा उद्देश्यों पर अवधान केंद्रित करते हैं उनका अस्तित्व हमारी चेतना में होता है। पृष्ठ 72। नंबर 4, मानसिक क्रिया। किसी वस्तु या उद्देश्य पर अवधान केंद्रित करने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है। मानसिक क्रिया की सक्रियता के लिए आवश्यक है कि वस्तु अथवा ज्ञान का उद्देश्य स्पष्ट हो। अस्पष्टता से मानसिक क्रिया में सक्रियता नहीं होती है। यदि मानसिक क्रिया में सक्रियता होगी तो वो अवधान के प्रति उद्दीपन उत्पन्न करेगी। अवधान की प्रकृति केवल संज्ञानात्मक न होकर भावात्मक या चेष्टात्मक भी होती है। नंबर 5, परिवर्तनशीलता। अवधान की प्रकृति ऐसी है कि वो अस्थिर होता है, कठिनता से एक वस्तु पर केंद्रित होता है। बड़े प्रयास से ध्यान एक वस्तु पर 3 या 4 सेकंड तक स्थिर रहता है, परंतु इसके अपवाद भी देखे गए हैं। भजन में या परीक्षा के दिनों में भक्तों व परीक्षार्थियों को घंटों ध्यान मग्न होते देखा गया है। अध्ययन की प्रकृति गत्यात्मक होती है, अर्थात प्राणी का अवधान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर परिवर्तित होता रहता है। नंबर 6, संकीर्णता। अवधान की क्रिया का प्रसार करके उसके प्रारंभ होने का समय सीमित होता है। जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है अथवा उसका क्रम पूरा हो जाता है, तभी दूसरी वस्तु पर अवधान का केंद्रीकरण होता है। परिपक्व व्यक्ति अपना ध्यान अनेक वस्तुओं पर अथवा बच्चे एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं। नंबर 7, गति समायोजन। जिस भी वस्तु पर अवधान केंद्रित किया गया है उसके निमित्त हमारी ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों के संचालन का समायोजन उस क्रिया की प्रकृति के अनुसार हो जाता है। छात्र कक्षा में भाषण सुनते हैं, उनके कान, आंख, गर्दन, बैठने की स्थिति अध्यापक की ओर समायोजन कर लेती है। मन के अनुसार अवधान के प्रति वेदक अथवा विषयों का समायोजन, मुद्रा समायोजन, मांसपेशियों का तनाव तथा केंद्रीय स्नायुविक समायोजन आदि विशेषताएं होती हैं। अकॉर्डिंग टू मन, द एक्ट ऑफ अटेंडिंग द क्रिटिसाइज्ड बाय रिपोर्टर एडजस्टमेंट, पोस्चुरल एडजस्टमेंट, मसल टेंशन एंड सेंट्रल म्यूरल एडजस्टमेंट। अवधान के प्रकार। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवधान को भिन्न भिन्न ढंग से वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में प्रविष्ट मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा किए गए वर्गीकरण सर्वमान्य है। ये अवधान इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ऐच्छिक अवधान। नंबर 2, अनैच्छिक अवधान। नंबर 1, ऐच्छिक अवधान। जब व्यक्ति जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी उद्दीपक अथवा किन्हीं उद्दीपकों पर अपने अवधान को केंद्रित करता है तो ऐसे अवधानों को ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। इस प्रकार के अवधान में व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रसाररत अवधान करता है। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा सर्वोच्च अंक पाने के लिए छात्र अध्ययन पर अपने
अवधान को केंद्रित करता है। ये 2 प्रकार का होता है। क, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाला अवधान जो आंतरिक अवधान होता है। ख, कई लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला अवधान जो बाह्य अवधान होता है। पृष्ठ 73। नंबर 2, अनैच्छिक अवधान। बिना इच्छा के हमारा अवधान किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाने की स्थिति अनैच्छिक अवधान कहलाती है। परीक्षा के दिनों में छात्र पढ़ने में अपना अवधान केंद्रित करते हैं। पढ़ते समय यदि पड़ोस में रेडियो की आवाज आने लगती है तो उसकी ओर बार बार ध्यान चला जाता है। इसी प्रकार चिंताकर्षक एवं मोहक वस्तुओं की ओर भी अवधान बिना किसी इच्छा के केंद्रित हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक अनैच्छिक अवधान को स्वाभाविक एवं आदतजन्य अवधान की संज्ञा देते हैं। ये अवस्था जन्मजात होती है। इसे निष्क्रिय अथवा प्रयासहीन अवस्था भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी वर्गीकरण किया है। अनभिप्रेत अवधान। ये अवधान इच्छा के विरुद्ध होता है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी उद्दीपक पर अवधान को केंद्रित करना पड़ता है। इस प्रकार के अवधान में स्वाभाविकता नहीं होती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अध्यापक किसी कक्षा में पढ़ा रहा है, उसी समय कहीं लाउड स्पीकर बजने लगता है। ऐसी अवस्था में अध्यापक तथा छात्र दोनों को उस ओर से ध्यान हटाना पड़ता है। मूर्त अवधान। जब एक निश्चित आकार वाले उद्दीपक के प्रति चेतना का केंद्रीकरण होता है तो वो मूर्त अवधान कहलाता है। मेज, कुर्सी, पुस्तक, वृक्ष आदि पर चेतना का केंद्रीकरण मूर्त अवधान कहलाता है। अमूर्त अवधान। मुख्य उद्दीपन के प्रति चेतना चिंतन द्वारा केंद्रित होती है। ऐसा अवधान जिसमें केवल चिंतन होता है मूर्त अवधान कहलाता है। सहानुभूति, दया, ममता, माया, मोह आदि इस प्रकार के विचार हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता वरन अनुभव किया जा सकता है। शाश्वत गुणों की कल्पना इसी के अंतर्गत होती है। इस प्रकार का अवधान अमूर्त अवधान कहलाता है। अर्जित ध्यान। जब किसी उद्दीपक पर जो अरुचिपूर्ण होती है एवं वो किसी अन्य उद्दीपक के कारण रुचिपूर्ण होती है, बालक अपना अवधान केंद्रित कर लेते हैं। ऐसा अवधान अर्जित कहलाता है। विज्ञान में रुचि न रखने वाला छात्र विज्ञान का पाठ इसलिए पढ़ता है कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। अर्जित अवधान का माध्यम सहायक रुचि होती है, मूल्य रुचि नहीं। तत्कालिक अवधान। जिन वस्तुओं पर बिना किसी विशेष प्रयत्न के अवधान केंद्रित हो जाता है उसे तत्कालिक अवधान कहते हैं। ये अवधान रुचिपूर्ण होता है तथा हमारी चेतना बिना किसी विशेष प्रयत्न के वस्तु पर केंद्रित हो जाती है। पृष्ठ 74। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। अवधान प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को अवधान के निर्धारक अथवा अवधान की दशाएं अथवा अवधान के कारण कहा जाता है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 बाह्य कारक, नंबर 2 आंतरिक कारक। अवधान के बाह्य कारक। अवधान पर प्रभाव डालने वाली वे दशाएं जिनका संबंध बाहर से होता है, जो व्यक्ति का अवधान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, इन्हें अवधान के वस्तुगत कारक भी कहते हैं। बाह्य दशाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 उद्दीपक की प्रकृति। उद्दीपक प्रकट होने पर ही हमारा ध्यान किसी वस्तु की ओर जाता है। छोटे बालक रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तक पर अवधान केंद्रित करते हैं। अवधान का केंद्रीकरण उद्दीपन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसी उत्तेजना होगी वैसा ही अवधान केंद्रीकरण होगा। नंबर 2 उद्दीपक की दुर्लभता। दिन प्रतिदिन सामने आने वाले उद्दीपकों की तुलना में कभी कभी सामने आने वाले उद्दीपक व्यक्ति का ध्यान सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे गांवों में कार या हेलीकॉप्टर अथवा महानगरों में हाथी, ऊंट, घोड़ा जैसी सवारी के प्रति सभी का ध्यान केवल इसी कारण से चला जाता है कि ये दुर्लभ होते हैं। इसी प्रकार दुर्लभता के कारण ही शहरों में घूंघट वाली स्त्री की ओर तथा गांवों में पैंट शर्ट पहनने वाली स्त्री की ओर अधिक ध्यान जाना स्वाभाविक है। नंबर 3 सघनता। ऐसे उद्दीपन जो अधिक शक्तिशाली तथा तीव्र होते हैं वे हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चमकीले एवं तेज रोशनी, हल्की रंग एवं मंद रोशनी की तुलना में हमारा ध्यान शीघ्र अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। नंबर 4 गति। अवधान में जिन उद्दीपकों में गति होती है वे हमारे अवधान को अपनी ओर शीघ्र केंद्रित करते हैं। स्थिर उद्दीपकों की तुलना में गतिशीलता वाले उद्दीपक अधिक आसानी से व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सड़क पर चल रहे यात्री अथवा वाहन के प्रति व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है, न कि सड़क के किनारे स्थिर खड़े बिजली के खंभों के प्रति। अध्यापक भी बालकों के अवधान को फिल्म, क्रियाशील मॉडल्स आदि के माध्यम से केंद्रित कर सकता है। नंबर 5 विषमता। अवधान के केंद्रीकरण में विषमता का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां पर विषमता होगी हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होगा।
काले के पास यदि गोरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, लंबे के साथ नाटा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अन्य लोगों का ध्यान उस पर खिंच जाता है। पृष्ठ 75। नंबर 6, आकार। प्रायः देखा जाता है कि बड़े आकार की वस्तु हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। दीवारों अथवा खंभों पर बने या लटके बड़े बड़े पोस्टरों की ओर हम आकर्षित होते हैं। अध्यापक भी नक्शों, मॉडल्स तथा श्यामपट्ट तथा बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग इसलिए करता है कि बालकों का ध्यान उसी ओर केंद्रित हो जाए। नंबर 7, स्थिति। मानव जीवन में अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं विद्यमान होती हैं। ये स्थितियां विभिन्न प्रकार के उद्दीपक प्रस्तुत करती हैं। जैसे उद्दीपक की स्थिति होगी, वैसी ही अवधान की अवस्था होगी। नंबर 8, समय प्रसार। अवधान का केंद्रीकरण उद्दीपक के समय प्रसार पर भी निर्भर करता है। जिन उद्दीपकों का समय प्रसार अधिक होगा, अवधान भी अधिक केंद्रित होगा। जिन वस्तुओं के प्रति उद्दीपन का समय प्रसार कम होगा, अवधान का समय भी वहां पर कम ही होगा। नंबर 9, निश्चित रूप। वस्तु का रूप कैसा है, इस पर भी अवधान का केंद्रीकरण निर्भर करता है। यदि वस्तु का उद्देश्य व स्वरूप निश्चित है तो अवधान का केंद्रीकरण होगा। यदि वस्तु के उद्देश्य का रूप निश्चित नहीं है तो अवधान के केंद्रीकरण में कठिनाई होगी। नंबर 10, पुनरावृत्ति। जब किसी वस्तु या पाठ को बार बार दोहराया जाता है तो वे अवधान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अध्यापक को पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करनी चाहिए। आंतरिक दशाएं। अवधान की वे दशाएं जो व्यक्ति में विद्यमान होती हैं आंतरिक दशाएं कहलाती हैं। इन दशाओं में रुचि, अभिरुचि, अर्थ, पूर्वानुभव आदि होते हैं जो अवधान के केंद्रीकरण में योग देते हैं। ये दशाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, रुचि। व्यक्ति उन्हीं उद्दीपकों के प्रति आकर्षित होता है जिनमें उसकी रुचि प्रबल होती है। बालक की अभिरुचि यदि कविता पर है तो उसका अवधान काव्य पर अधिक होगा। व्यक्ति अपना ध्यान अपनी अभिरुचि पर अधिक केंद्रित करता है। जिज्ञासा, प्रवृत्ति, आदत तथा अभ्यास के फलस्वरूप भी व्यक्ति की स्पष्ट रुचि बन जाती है तथा वे अपनी जिज्ञासा, आदत तथा अभ्यास से संबंधित उद्दीपकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 2, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति भी व्यक्ति के अवधान को प्रभावित करती है। जिन उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति दृढ़ अभिवृत्ति रखता है उनके प्रति उसका अवधान अधिक केंद्रित होता है। अभिवृत्ति का धनात्मक व ऋणात्मक होना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन दृढ़ता महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3, जिज्ञासा। नवीन वस्तु तथा ज्ञान के प्रति व्यक्ति में जिज्ञासा होती है। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए व्यक्ति अपनी अवधान वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत रहता है। जिज्ञासा रहस्यमय घटनाओं के कारणों पर ध्यान आकर्षण करती है। जिज्ञासा की तृप्ति हेतु व्यक्ति मनन चिंतन करते हुए दार्शनिक बन जाता है। पृष्ठ 76। नंबर 4, आवश्यकता। जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं अथवा संतुष्टि करने में योगदान देती हैं, उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। भूख लगने के कारण भोजन की ओर, प्यास लगने के कारण पानी की ओर ध्यान लगना स्वाभाविक बात है। नंबर 6, लक्ष्य। व्यक्ति के लक्ष्य का उसके अवधान से घनिष्ठता से संबंध है। लक्ष्य से संबंधित उद्दीपक व्यक्ति के ध्यान को शीघ्रता से आकर्षित कर लेता है। भूखा व्यक्ति भोजन की महक के प्रति अधिक सहजता से आकर्षित हो जाता है। भीड़ में किसी परिचित को ढूंढते समय किसी व्यक्ति का अवधान अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने परिचित पर केंद्रित हो जाता है। नंबर 6, संवेग। संवेगात्मक स्थितियां भी व्यक्ति के अवधान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। जैसे सांप के डर से व्यक्ति की नजर सांप पर तेजी से चली जाती है। नंबर 7, पूर्वानुभव। अवधान के केंद्रीकरण का आधार हमारे पूर्वानुभव हैं। जिस पाठ को कक्षा में पढ़ लिया जाता है उस पाठ के ज्ञान के आधार पर अगले पाठ का विकास होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो व्यक्ति का अवधान केंद्रित नहीं होगा। शैक्षिक दृष्टि से अवधान का अत्यंत महत्व है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि छात्रों का ध्यान सीखी जा रही विषय वस्तु पर केंद्रित कराया जाए। छात्र किसी प्रकरण की सरलता, सहजता, शीघ्रता तथा स्वामित्व के साथ तब ही सीख सकते हैं जब वे उसके प्रति अवधान केंद्रित कर रहे हों। अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को दृष्टि में रखकर अध्यापक अपने छात्रों को अवधान वांछित दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। रुचि। रुचि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। रुचि से अभिप्राय किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव है। शैक्षिक तथा व्यवसायिक परामर्श व निर्देशन प्रदान करते समय रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने तथा उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। अब किसी व्यक्ति को कोई पसंद आता है या अपनी ओर आकर्षित करता है तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति की रुचि उस वस्तु के प्रति है।
शिक्षा में रुचि का अपना विशिष्ट स्थान है। रुचि के अर्थ के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार इस प्रकार है। बिंघम के अनुसार रुचि वो प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू W.V. Bingham, an interest is the tendency to become absorbed in an experience and to continue it, while an aversion is a tendency to turn away from it. गिलफोर्ड के अनुसार रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उसकी संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। Interest is a tendency to give, attract by, to like and find satisfaction in an activity, object or a person, according to Guilford. पृष्ठ 77। मैकडुगल के अनुसार रुचि किया हुआ ध्यान है। ड्रेवर के अनुसार रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवधान तथा रुचि का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति सामान्यतः अधिकांश कार्य रुचि के माध्यम से संपन्न करता है। जिन कार्यों में व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उन्हें वो नहीं करता। यदि कारणवश अरुचिपूर्ण कार्य करने भी पड़े तो उन्हें करने में वो केवल औपचारिकता पूरी ही करता है। रुचि एक प्रवृत्ति है, उसके कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। जिन कार्यों को करने में बालक की रुचि होती है उन्हें वो प्रत्येक अवस्था में करने का प्रयत्न करता है। अपनी सभी शक्तियों को वो अपेक्षित कार्य पूर्ण करने में लगा देता है। रुचि के विकास के साथ साथ बालक की आंतरिक शक्तियों का भी विकास होता है। रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, परंतु कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, वो उसमें अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है। रुचियां जन्मजात भी हो सकती हैं और अर्जित भी हो सकती हैं। बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। बच्चों में कक्षा शिक्षण के पूर्व विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना विशेष महत्वपूर्ण है। इसे निम्न संदर्भों में दर्शाया जा सकता है। नंबर 1, विषय के प्रति रुचि। अध्यापक को चाहिए कि वो विषय के प्रति बालकों के अवधान को केंद्रित करने के लिए उनमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करे। विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग करने से बालकों की रुचि पाठ के प्रति विकसित होती है। छात्रों का ध्यान भी आकर्षक विषय वस्तु की सहायक सामग्री पर अवधारित होता है। नंबर 2, शांत वातावरण। जहाँ पर बालकों के पढ़ने की व्यवस्था हो वहाँ पर वातावरण शांत होना चाहिए। यदि वहाँ पर सार्वजनिक स्थल, आवागमन साधनों की बहुतायत व शोरगुल युक्त वातावरण हो तो बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और अधिगम सुरुचिपूर्ण नहीं हो पाता है। नंबर 3, वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। अवधान तथा रुचि का विकास शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक विधियों से पढ़ाए गए विषयों में बालक अधिक रुचि लेते हैं। अवैज्ञानिक विधि से पढ़ाए गए विषयों में बालकों की कोई रुचि नहीं होती है। नंबर 4, आदर्श प्रकटीकरण। अध्यापक को चाहिए कि वो भी आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों में उद्देश्य प्राप्ति के लिए रुचि तथा अवधान को विकसित करे। नंबर 5, वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माण। अध्यापक को चाहिए कि वो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से करे कि स्वभावतः बालकों की रुचि उत्पन्न हो सके। नंबर 6, विषय परिवर्तन। बालक एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं और उनका अवधान विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। अवधान का प्रसार कम हो जाता है, अतः अध्यापक को चाहिए कि वो विषय वस्तु को परिवर्तन कर शिक्षण का कार्य करे। इससे बालक विकेंद्रित नहीं होता है। नंबर 7, जीवन से संबंध। अध्यापक को इस प्रकार बालकों को शिक्षा देनी चाहिए जिनका जीवन से संबंध हो। पाठ्यक्रम का निर्माण भी जीवन की तैयारी से संबंधित आदर्शों पर करना चाहिए। इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों की रुचि तथा अवधान दोनों को ही विकसित करेगा। पृष्ठ 78, ध्यान रुचि। मनोवैज्ञानिकों में अवधान तथा रुचि को लेकर मतैक्य नहीं हो, इसलिए रुचि तथा ध्यान के संबंध में 3 मत विशेष रूप से प्रचलित हैं। नंबर 1, अवधान रुचि पर आधारित है। इस मत के प्रवर्तकों का कथन है कि व्यक्ति की चेतना उन्हीं वस्तुओं पर केंद्रित होती है जिनमें व्यक्तियों की रुचि होती है। जो बालक गणित में रुचि लेता है वो गणित की समस्याओं पर भी ध्यान देता है। नंबर 2, रुचि अवधान पर आधारित है। इस मत के मानने वालों का विश्वास है कि रुचि अवधान पर आधारित है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देता है जिनमें उसकी रुचि होती है। नंबर 3, समन्वयवादी मत। अवधान तथा रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अतः दोनों में किसका महत्व अधिक है ये कहना मुश्किल है। रॉस के अनुसार अवधान व रुचि एक सिक्के के 2 पक्षों के समान हैं। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है तो अवधान के कारण किसी वस्तु के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। मैकडुगल ने कहा है, रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है।
Interest is a latent attention. Attention is interest in action. According to McDougall. प्रश्न बैंक. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1. अवधान क्या है? अवधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. नंबर 2. अवधान को परिभाषित करते हुए अवधानों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए. नंबर 3. अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए. नंबर 4. रुचि से आप क्या समझते हैं? बच्चों में रुचि उत्पन्न करने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए. लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1. रुचि तथा अवधान में अंतर स्पष्ट कीजिए. नंबर 2. शांत वातावरण शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने की प्रभावशाली विधि है, बताइए. नंबर 3. अवधान की आंतरिक दशाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 4. अनैच्छिक अवधान से आप क्या समझते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1. रुचि किया गया ध्यान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? नंबर 2. अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रित करना क्या कहलाता है? नंबर 3. उद्दीपक की प्रकृति क्या है?